अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th का कल उर्दू का एग्ज़ाम है और उसी के बारे में हम आज देखने वाले हैं कि जो उर्दू के पेपर के अंदर जो 80 मार्क का पेपर हमको आता है उसके अंदर से 64 मार्क हमको आज पक्के करने हैं। इस एक घंटे के अंदर हमको 64 मार्क पक्के करना है 100%। कि 64 मार्क हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। बस बने रहो, पूरा लेक्चर पूरा वीडियो ख़त्म तक देखो और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही वो आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं है। इंशाल्लाह मैं वो डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं उर्दू के अंदर 4 चीज़ों की। सबसे पहले बात करेंगे हम पैराग्राफ की, जिसको उर्दू के अंदर नस्र कहा जाता है। दूसरी बात करेंगे हम एडिशनल रीडिंग की, जिसको इजाफी मुताला कहा जाता है उर्दू के अंदर। तीसरी बात हम ग्रामर की करेंगे, जो क़वायद वगैरह होंगे। चौथी बात हम करेंगे राइटिंग स्किल की, जो कि बच्चों सबसे ज़्यादा मार्क के लिए आता है, 24 मार्क के लिए, 24 मार्क के लिए आता है। पहले जिसकी हम बात करेंगे वो पैराग्राफ है। 18 मार्क के लिए हमको नसर आएंगे, पैराग्राफ आएंगे। एक आएगा इख्तिबास जो हमारी किताब में से होगा और एक दूसरा इख्तिबास आएगा जो हमारी किताब के बाहर का होगा। जैसे इंग्लिश के अंदर हम टेक्सचुअल पैसेज, नॉन टेक्सचुअल पैसेज जानते हैं, वैसे उर्दू के अंदर दरसी इख्तिबास आता है और दूसरा गैर दरसी इख्तिबास आता है। 18 मार्क, 6 मार्क, 16 मार्क, 24 मार्क, टोटल 64 मार्क आउट ऑफ 80 के अंदर से हमको आज यहाँ पर कंफर्म करना है, पक्के करना है। बने रहो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है मुझे कमेंट करो, या फिर मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है मोहम्मद आबिद 01, इस पर आप मैसेज करके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मैं वो क्लियर आपका कर दूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पेपर पैटर्न से शुरू करेंगे कि पेपर पैटर्न किस तरीके का आता है। पिछले साल जो 2025 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था उसी के पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से पेपर आया था, कौन से क्वेश्चंस आए थे, और उसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो इधर। अब बच्चों यहाँ पर ये जो एक पेपर है लैंग्वेज उर्दू 2025, अब इसके अंदर से बच्चों सबसे पहले जो पहला हिस्सा है हमारा नस्र, जिसके कुल नंबरात 18 मार्क है। कितने मार्क बच्चों? 18 मार्क। अब इसके अंदर से हमारा पहला सवाल क्या रहा? दर्ज झेल दरसी इख्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। अब ये जो पहला सवाल है हमारा, झेल का शबकी खाका मुकम्मल कीजिए, तफरीही मकामात, मुसन्निफ़ और हमसाये की ख़रीदी हुई चीज़ें। अब ये जो हमको खाका नज़र आ रहा, बॉक्स नज़र आ रहा बच्चों, अब ये बॉक्स हमको स्क्वायर टाइप में नज़र आ रहा है। ये 3 स्क्वायर है, तीनों के अंदर कुछ लिखा हुआ है, एक खाली है, एक लिखा हुआ है, 2 खाली है, दोनों के अंदर हमको लिखना है। नीचे भी उसी तरह है। जिस तरीके से एग्ज़ाम पेपर के अंदर हमको फॉर्मेट बॉक्सेस का दिया हुआ है, उसी तरीके से एग्जैक्ट जिस तरह पेपर के अंदर बॉक्सेस बनाए हुए हैं उसी तरह हमको बॉक्सेस बनाना है। अब जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो हमने इसको सर्कल कर दिए, नहीं चलेगा, मार्क नहीं मिलेंगे। अब ये बॉक्स में लिखा हुआ है, हम उसको नंबरिंग में लिख रहे हैं, 1 2 डालकर लिख रहे, मार्क नहीं मिलेंगे। जैसा बॉक्स है, जिस तरीके से दिया हुआ है उसी तरीके से हमको बनाना पड़ेगा। अब बच्चों ये जो हमारे पास बॉक्स है, सबसे पहले हमने पढ़ना है क्वेश्चन, फिर जाना है पैराग्राफ की तरफ। पहले तीनों क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो हमारा यह है कि तफरीही मकामात कौन से हैं, मुसन्निफ़ और हमसाये की खरीदी हुई चीज़ें कौन सी हैं, वो हमको लिखना है। अब दूसरा सवाल क्या है बच्चों हमारे सामने कि नैनीताल और ऊटा कमंड की सैर को न जाने से मुतालिक मुसन्निफ़ और हमसाये की गलत बयानी को तहरीर कीजिए। अब बच्चों हमको ऊपर जो जवाब लिखना था, तफरीही मकामात यानी जो सैर करने के लिए वो लोग जाने वाले थे वो कौन सी जगह है, तो हमारे पास जब हम सवाल पढ़ रहे हैं हमको वही जवाब यहाँ पर मिल गया। पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसीलिए सबसे पहले हमको, कई बार ऐसा होता है, कई मरतबा ऐसा होता है कि जो जवाब हम पैराग्राफ में ढूंढते हैं वही जवाब हमको सवाल के अंदर ही मिल जाता है, किसी न किसी सवाल के अंदर। तो पहले सवाल पढ़ने की कोशिश करो, कोई गड़बड़ी नहीं है। आहिस्ता से पेपर की शुरुआत कीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा, किस्तों पर चीज़ें खरीदने पर अपनी ज़ाती राय तहरीर कीजिए, यानी लिखना है। चलो पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। जो पहला सवाल का जवाब था हमको एक यहाँ पर मिल गया, नैनीताल और ऊटा कमंड।
यानी तफरीही मकामात, यहाँ पर लिख देंगे नैनीताल और यहाँ पर लिख देंगे ऊटा कमंड। और दूसरा सवाल क्या है, मुसन्निफ और हमसाये की खरीदी हुई चीज़ें। आगे देखो बच्चों, हम पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। 2 साल हुए तुमने कहा था मैं बीवी और बच्चों के साथ किसी सेहत अफजा मकाम गालिबन नैनीताल जा रहा हूँ, और मैंने तुम्हें बताया था मैं अहलो अयाल ऊटा कमंड जा रहा हूँ। 2 जगह है, तो एक है नैनीताल, दूसरा है ऊटा कमंड। दोनों जगह हमने वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लिख दिए। लेकिन तुम नैनीताल गए और ना मैं ऊटा कमंड। तुमने वहाँ न जाने का ये बहाना ढूंढा कि 1 लाख तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने उसे घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा। मैंने ऊटा कमंड न जाने की ये वजह बताई कि मेरे साले की शादी है और मुझे उसका इंतज़ाम करना है। लुत्फ ये है कि मुझे मालूम था तुम्हारी बीवी भी भली चंगी है और तुम्हें पता था कि मेरे साले की शादी तो क्या भी उसकी सगाई तक न हुई। पिछले दिनों जब तुमने मुझ पर रौब जमाने के लिए किस्तों पर एक फ्रिज खरीदा, एक चीज़ आ गई बच्चों, हमको क्या लिखना है, मुसन्निफ और हमसाये की खरीदी हुई चीज़ें। एक फ्रिज खरीदा, अब दूसरी चीज़ देखो क्या है। फ्रिज खरीदा, मेरी बीवी मेरे सर हो गई और हमारे घर में भी फ्रिज ज़रूर होना चाहिए, चुनाचे न चाहते हुए भी मुझे फ्रिज खरीदना पड़ा। अब सुना है कि तुम किस्तों पर टेलीविज़न सेट खरीदना चाहते हो। दूसरा जवाब क्या लिख देंगे हम, टेलीविज़न सेट। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, बस पैराग्राफ के अंदर से हमको देखकर लिखना है। 3 सवाल आएंगे। पहला सवाल 7 नंबर के लिए, दूसरा सवाल 7 नंबर के लिए, 7 और 7 14, और एक सवाल आएगा 4 नंबर के लिए, टोटल 18 नंबर हो जाएंगे। दूसरा सवाल क्या है, नैनीताल और ऊटा कमंड की सैर को न जाने से मुतालिक मुसन्निफ और हमसाये की गलत बयानी को तहरीर कीजिए। यानी बच्चों, नैनीताल और ऊटा कमंड जो मुसन्निफ और हमसाये यानी उनका जो पड़ोसी था, शहर को ना जाने के बारे में जो बहाना उन्होंने बनाया था वो हमको यहाँ पर लिखना है। क्या बहाना बनाया था बच्चों, अभी जो हमने देखा कि लेकिन तुम नैनीताल गए और ना मैं ऊटा कमंड, तुमने वहाँ जाने का ये बहाना ढूंढा कि 1 लाख तुम्हारी बीवी की तबीयत ख़राब होगी और डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने के लिए कहा। मैंने ऊटा कमंड ना जाने का बहाना ये बनाया, बताइए कि मेरे साले की शादी है और मुझे उसका इंतज़ाम करना है। बच्चों यहाँ से लेकर तुमने वहाँ ना जाने का बहाना ढूंढा, यहाँ तक इंतज़ाम करना है तक ये हमारा आंसर हो गया। 2 मार्क के लिए आंसर आएगा हर क्वेश्चन को। यानी ये जो पैराग्राफ आएंगे उसके 2 क्वेश्चन, पहले वाला सवाल, दूसरे वाला सवाल हमको पैराग्राफ से करना है, और जो तीसरे वाला सवाल होगा बच्चों उसको हमको करना है अपनी राय से, अपने दिल से करना है। यानी अपना जो भी इजहार ख्याल हो सकता है, पर्सनल रिस्पॉन्स जिसको बोलेंगे, हमको वो करना है। चलो देखो यहाँ पर तीसरा सवाल क्या है, किस्तों पर चीज़ें खरीदने पर अपनी ज़ाती राय तहरीर कीजिए। यानी किस्तों पर चीज़ों को ख़रीदना कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर लिखना है। 3 नंबर के लिए आता है बच्चों, इसको छोड़ना नहीं है, जितना हमसे हो सकता है उतना लिख कर आना है। कम से कम 6 से 7 जुमले तो हम इसकी लिखें, कम से कम 6 से 7 लाइन तो भरें, ताकि हमको 3 के 3 मार्क आसानी से मिल जाए। कोई मुश्किल चीज़ नहीं, अपना जो इजहार है, अपना जो ख्याल है कि भाई किस्तों पर ख़रीदने के ये फ़ायदे हैं, किस्तों पर ख़रीदने के ये नुकसान आते हैं, हमको बस गिनवा देना है, बस ख़त्म हो गया हमारा यहाँ पर काम। एक पैराग्राफ हो गया बच्चों, 7 नंबर हमारे पक्के हो गए। दूसरा आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा जो पैराग्राफ आता है, झेल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुतल्ला कीजिए और दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। औरतों के मिजाज और नफ्सियात के पेश नज़र लिखी गई नज़मों की मदद से खाका मुकम्मल कीजिए। 1 मिनट बच्चों सिर्फ। चलो आगे बढ़ते हैं। औरतों के मिजाज और नफ्सियात के पेश नज़र लिखी गई नज़मों की मदद से खाका मुकम्मल कीजिए। जिस तरीके से यहाँ पर खाका बनाया हुआ है उसी तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर जवाब भी लिखना है। जैसा खाका बनाया हुआ है उसी तरह का खाका बनाकर हमको लिखना है। नज़में हैं, अब नज़में 4 नज़में हमको यहाँ पर लिखना है कि कौन कौन सी नज़में यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर, इक़्तिबास के अंदर बोली गई है। चलो आगे बढ़ेंगे। फ़कीरुल्लाह शाह ने अलबत्ता अपनी फुगड़ी नामे, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, सवाल पढ़ लेंगे, फिर पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। फ़कीरुल्लाह शाह के फुगड़ी नामे के पैगाम को अपने अल्फाज में लिखिए। औरतों की तालीम वक्त की ज़रूरत है, इसके ऊपर अपनी राय तहरीर कीजिए, राय दीजिए। चलो पहले की तरफ बढ़ेंगे। फ़कीरुल्लाह शाह ने अलबत्ता फुगड़ी नामे में कहा है कि जिस तरह
फुगड़ी के खेल में हाथों के छूट जाने और पैरों के डगमगा जाने से दूर फेंके जाने का खदशा रहता है, उसी तरह सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए नफ्स और शैतान के वसवसों से पाँव डगमगा जाए और अल्लाह की रस्सी हाथ से छूट जाए तो दोज़ख के अमीक गड्ढे में गिर जाओगे। मराठी लोग अदब में ज़ाते गीत यानी चक्की पर गाए जाने वाले गीतों की रिवायत रही है। औरतें बिलउमूम सुबह के वक्त पत्थर की चक्की पर अनाज पीसा करती थीं। चक्की पीसते वक्त थकान दूर करने के लिए औरतें गीत भी गाती। ये लोकगीत मराठी शायरी का एक हिस्सा बन गई। उर्दू में तालीम नुस्वा के लिए हमारे सूफिया इकराम ने इसे कब्ल के गीत चक्की नामे के उन्वान से लिखे। उनमें एक चक्की नामा ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। उस गीत में कहा गया है कि तन की चक्की को शरीयत की कील पर ईमान के दस्ते के सहारे इतना घुमाओ कि सोतन यानी शैतान थक जाए। उससे पता चलता है कि औरतों के मिजाज और उनकी नफ्सियात की पेश नज़र रख कर ही इस तरह के चक्की नामे लिखे गए हैं। मीरा जी और फारूकी दखनी की चक्की नामे भी उर्दू के लोक अदब में शुमार हो सकते हैं। उनके अलावा तरबियत नुस्वा के लिए जिस तरह मराठी में पालने गीत भोपाली वगैरह लिखे गए हैं, उर्दू में लोरी नामे, झूलना नामे, सुहागन नामे जैसी नज़में औरतों की इस्लाह लिखी गई है। अब बच्चों यहाँ पर लोरी नामे, झूलना नामे, सुहागन नामे ये 3 नज़में हो गई और यहाँ पर हमको एक नाम मिला था चक्की नामे। कौन सा नाम मिला था बच्चों? चक्की नामे। ये 3-4 नज़में हमको यहाँ पर लिखना है। चक्की नामे, झूलना नामे, सुहागन नामे और चौथा ये वाला झूलना नाम, लोरी नामे। अगला सवाल क्या है? फ़कीरुल्लाह शाह के फुगड़ी नामे के पैगाम को अपने अल्फाज में लिखिए। यानी इस पैराग्राफ के अंदर फ़कीरुल्लाह शाह ने फुगड़ी नामे के ऊपर क्या क्या चीज़ें बताई, वो चीज़ें हमको लिखना है। अब फुगड़ी नामे का क्या है बच्चों? यहाँ पर फ़कीरुल्लाह शाह ने अलबत्ता अपने फुगड़ी नामे में कहा है कि जिस तरह फुगड़ी के खेल में हाथों के छूट जाने और पैरों के डगमगा जाने से दूर फेंके जाने का खदशा रहता है, उसी तरह सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए नफ्स और शैतान के वसवसों से पाँव डगमगा जाएं और अल्लाह की रस्सी हाथ से छूट जाएगी तो दोज़ख के अमीक गड्ढे में गिर जाओगे। यह हमारा जवाब हो गया बच्चों। बस कोई मुश्किल चीज़ नहीं, हमको सवाल पढ़ना है, पैराग्राफ से ढूंढ कर लिखना है। अभी जो 3 नंबर का लिए सवाल है, औरतों की तालीम वक्त की ज़रूरत है। औरतों की तालीम वक्त की ज़रूरत क्यों है, ये हमको बताना है। जो औरतें तालीम हासिल करती हैं उससे क्या फ़ायदा होता है और जो औरतें तालीम हासिल नहीं करती उससे क्या नुकसान होता है, ये हमको सिखाना है, मतलब लिखना है वहाँ पर। अब देखो बच्चों, सीधी साफ बात कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बच्चे का या औलाद का पहला मदरसा माँ होती है। अगर माँ तालीम शुदा होगी, इल्म हासिल की हुई होगी तो बच्चे को सिखाने में आसानी होगी कि बच्चे के अच्छे अखलाक होंगे, बच्चे को किस तरीक़े से चीज़ें इस्तेमाल करना है, कि लोगों को कैसी बात करना है, अखलाक सिखाएगी, है ना। एक तालीम याफ्ता औरत अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे सकती है ना। तो इसीलिए हमको यहाँ पर बताना है कि औरतों की तालीम वक्त की ज़रूरत क्यों है, तालीम हासिल करने के क्या फ़ायदे हैं और तालीम नहीं हासिल करने के क्या नुकसान हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। जितना हमसे हो सकता है 7 जुमले, 8 जुमले, 10 जुमले यहाँ पर लिख कर आना है, खाली छोड़कर नहीं आना है बच्चों। टोटल हमारे 14 मार्क यहाँ पर मुकम्मल हुए, 7 और 7 14। अब ये जो हमारे 4 मार्क का क्वेश्चन है, दरअसल गैर दरसी इख्तिबास का बगौर मुताला कीजिए। गैर दरसी इख्तिबास का मतलब है बच्चों हमारे बुक के बाहर का, टेक्स्ट बुक के अंदर ये पैराग्राफ, ये पैसेज या फिर ये जो हमको इख्तिबास दिया हुआ है ये टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है। हमको इसके अंदर से देखकर अब टेक्स्ट बुक के अंदर तो ये चीज़ है नहीं, अब इसको कैसा करेंगे। तो बच्चों टेंशन लेना नहीं है, घबराना नहीं है, बस पैराग्राफ पढ़ना है, इख्तिबास को पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के, इख्तिबास पढ़ के हमको जवाब लिखना है। नेचर की दिल फरेबी से मुताल्लिक़ शब की खाके के मौजू अल्फाज लिखिए। नेचर की दिल फरेबी क्या है, हमको वो लिखना है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, नेचर की दिल फरेबी, ये सब किसान तरोताज़ा खेतों में मुंतशिर हो गए आफ्ताब की किरणों ने जो अमीर और गरीब सबको एक नज़र से देखती है। खेतों, मंडेरों और कुओं के
किनारों पर उनका खैर मकदम किया। अब ये लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं कि नेचर के जज्बात भी उन पर अपना असर नहीं डाल सकते और कुदरत की बहार भी उनकी दिल फरेबी करने से आजिज़ है। वह हरा हरा सब्ज़ार, वह सुहाना समा, वह सुबह की बहार, वह तरोताज़ा हवा। देखो, नेचर की दिल फरेबी करने से आजिज़, वह हरा हरा सब्ज़ार, वो सुहाना समा, वो सुबह की बहार, वो तरोताज़ा हवा, वो उजली किरणें, ऐसी चीज़ें हैं जिनका शौक़ अक्सर बेचैन तबीयत वालों को बाहर खींच ले जाया करता है। अभी जो नेचर की दिल फरेबी है बच्चों, ये 4 बॉक्सेस के अंदर हमको बस ये 4 नाम लिखने हैं। हरा हरा सब्ज़ार, वो सुहाना समा, सुबह की बहार, वो तरोताज़ा हवा और उजली किरणें भी लिख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से 4 अल्फाज आपको लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? इख्तिबास की रोशनी में किसानों की मेहनत को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। 2 नंबर के लिए सवाल है। इस इख्तिबास को पढ़ना है और इनके अंदर किसान किस तरीके से मेहनत करते हैं उसके ऊपर हमको लिखना है। जान तोड़कर मेहनत कर रहे हैं गरीब, कम खुवत बैल शायर रिज़्क़ रसाई के आलम की फ़िक्र में दुबले हो गए हैं। उनके हाथों की मार खाते हैं और ज़मीन को पैदावार के काबिल बनाते चलते जाते हैं। अपनी मेहनत आसान करने के लिए ये लोग निहायत दर्दनाक आवाज़ में कुछ गाते चलते हैं और उनकी आवाज़ खुले मैदान में गूंज गूंज कर एक नई कैफियत पैदा करती है। बस ये सारी चीज़ें। अब जैसे ये सवाल हमको पूछा गया यहाँ पर कि इख्तिबास की रोशनी में किसानों की मेहनत को अपने अल्फाज में लिखिए। अपने अल्फाज में थोड़ा सा मिला जुला कर मिर्च मसाला लगा के हमको बस थोड़ा सा बयान कर देना है, तहरीर कर देना है, लिख देना है कि भाई किसान ऐसी ऐसी मेहनत करते, इंसानों के लिए मेहनत करते, लोगों के लिए मेहनत करते, सारी दुनिया में जितने लोग हैं उनको रिस्क पहुंचाने के लिए मेहनत करते। अब उनकी क्या क्या परेशानी होती है वो हमको बस वहाँ पर लिख देना है। या नहीं समझ में आ रहा कुछ तो फिर इख्तिबास पढ़ के इख्तिबास के अंदर से आंसर उसका लिख देना है। अब जो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं बच्चों, इजाफी मुताले का। इजाफी मुताला क्या है? इजाफी मुताले के कुल नंबरात 6 हैं। अब इसके अंदर बच्चों दर्ज झेल में से कोई 2 सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो रहा, क्या नहीं क्लियर है? चलो, पहला सवाल क्या है? खलीफा का भेष बदलकर मौसिल का सौदागर बनने की वजह लिखिए। बच्चों 6 मार्क का क्वेश्चन है, 3 सवाल हैं, 3 में से हमको कोई 2 करना है। हर सवाल 3 नंबर के लिए, तो 2 के 6 मार्क हमको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अबुल हसन के किरदार को वाज़ेह कीजिए। ड्रामे में बयान किरदा मकामात के नाम लिखिए। अब ये सवाल के जवाब हमको कब करने आएंगे? जब हम जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर का आखिरी जो इजाफी मुताले का सबक है, जो कहानी है, ड्रामा है, अफसाना है, क़िस्सा सोते जागते का, उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, गौर लगाकर ध्यान लगाकर पढ़ें, पूरा कंप्लीट मुकम्मल पढ़ें, जिसके अंदर से हमको ये 2 सवाल करने मिलेंगे। अगर वो ड्रामा आप लोग नहीं करोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो बच्चों शायद आपके 6 मार्क यहाँ पर छूट सकते हैं। अगर आपने आज रात वो मुकम्मल अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 6 नंबर पक्के हो गए। बस उसके अंदर क्या लिखना है कि खलीफा ने भेष बदलकर मौसिल के सौदागर का भेष क्यों लिया, वो हमको लिखना है। अबुल हसन के किरदार को वाज़ेह करना है कि अबुल हसन का किरदार कैसा है। अबुल हसन एक गरीब इंसान था, अपनी माँ के साथ रहने वाला था। ये सारी चीज़ें हमको उसके अंदर क्या करना है, बयान करना है। ड्रामे में बयान किरदा मकामात के नाम लिखिए। अब ड्रामे के अंदर कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जिसका नाम शो किया हुआ है, जाहिर किया हुआ है, वो बस हमको मकामात के नाम लिखना है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। क़वाइद कुल नंबरात 16, यानी हम ग्रामर की तरफ बढ़ने वाले हैं। बच्चों ग्रामर के अंदर देखो, यहाँ पर हमको सबसे पहला जो सवाल आता है हर साल, मुफर्रद मुरक्कब मखलूत जुमलों की शनाख्त कीजिए। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस इतना ऐसा याद रखो कि जिस जुमले के अंदर, जैसे यहाँ पर एक जुमला है मराठी में, एकनाथ के भारूड बहुत मशहूर है। अब ये इसके अंदर ना का है, मतलब के वाला लफ्ज़, और वाला लफ्ज़, मगर वाला, अगर वाला लफ्ज़, ये कॉमा वाला, ये चीज़ें नहीं हैं। तो बच्चों ये है मुरक्कब जुमला। उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली और दर्जी का क़िस्सा ही पाक हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ये जो जुमला है इसके अंदर आए वाला है और।
अब जिस जुमले के अंदर और आता है बच्चों वो होता है मखलूत जुमला। जिस जुमले के अंदर मखलूत, सॉरी हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई। मराठी में एक नाथ के भारुड़ बहुत मशहूर हैं, मतलब यहाँ पर और वगैरह कुछ नहीं है, तो ये हुआ मुफर्रद जुमला। और उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तरह सीख ली, यहाँ पर और आया बच्चों, और कौमा, अगर, मगर, लेकिन, ये चीज़ें आती है तो ये होगा मुरक्कब मखलूत जुमला। क्या होगा? मखलूत जुमला। फिर भी एक बार हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर देखो, सोलह मार्क के लिए बच्चों 16 मार्क हमको यहाँ पर मुकम्मल करना है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसानी से हम सीख सकते हैं। ये देखो, इतनी चीज़ें हमको करना है। जुमले की शनाख्त, मुहावरे, कहावतें, सनतें, असनाफ, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं, आसान सी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हुर्फ जार, हुर्फ तरकीब, इजाफ़ी, वावियत, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ अलैह, फ़िक्रे के लिए अल्फाज, लफ्ज़ के लिए फ़िक्रा, ज़ख़ीरे अल्फाज पर मबनी सरगर्मियाँ, और साबिक़े और लाहिक़े की क्या चीज़ें होती हैं। अब ये सारी चीज़ें हमको 2 नंबर, 2, 4, 6, 8, 10, ये 10 नंबर हो गई। 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, 16 नंबर के लिए हमको ये आती हैं। ये सरगर्मियाँ बहुत आसान है बच्चों, 100% आती हैं। जुमले की शनाख्त के अंदर देखो, ज़ेल के जुमलों में मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमले पहचानिए। तुम देखते हो कि अरब मेरी इज़्ज़त करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जिसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यहाँ से तुम देखते हो कि अरब मेरी इज़्ज़त करते हैं, उन्होंने सारी रुदात अपने वालिद को सुनाई, सब लोग हज़रत सलमान की कदर करते हैं, उन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर तुम देखते हो कि अरब मेरी इज़्ज़त करते हैं, इस जुमले के अंदर क्या आया? ये वाला झटके वाला क्या आया? तो बच्चों, जब ये झटके वाला क्या आता है तो अरब, तो वो जुमला होता है मखलूत जुमला। और जिस जुमले के अंदर उन्होंने सारी रुदात अपने वालिद को सुनाई, ना इसके अंदर और है, न के है, न अगर है, न मगर है, न लेकिन है, न कौमा है, तो ये बच्चों होगा मुफर्रद जुमला। और सब लोग हज़रत सलमान की कदर करते हैं और उन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। जहाँ पर और, अगर, मगर, लेकिन, कौमा आता है बच्चों, वो होता है मुरक्कब जुमला। एक और बार ध्यान से सुनो, जिस जुमले के अंदर के आता है, झटके वाला के, वो होता है मखलूत जुमला। जिस जुमले के अंदर कुछ नहीं आता, अगर, मगर, लेकिन, वो, कौमा, कुछ नहीं आता, तो वो होता है बच्चों मुफर्रद जुमला। और जिस जुमले के अंदर और, अगर, मगर, लेकिन, कौमा, ये चीज़ें आती है, वो होता है मुरक्कब जुमला। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये इसके जवाबात भी हैं, यहाँ पर 22 जुमले हैं, 10 जुमलों का जवाबात हमने आपको दिए, बाकी के आप प्रैक्टिस करके लिखिए। अब ये मुहावरे, मुहावरे बच्चों क्या होते हैं? देखो, अब जैसे हमारे पास ये कुछ जुमले दे दिए, दर्ज झेल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जो मुहावरे हमको दिए जा रहे हैं उनको हमको जुमले के अंदर इस्तेमाल करके लिखना है बच्चों। जैसे समझौता करना, मुसल्लत होना, हाथ तंगवाना, बातें बनाना, सर पीटना, आंखें बतराना। अब जैसे समझौता करना, जब किसी दो लोगों के झगड़ा हो जाता है तो कोई तीसरा आकर दोनों में समझौता कराता है, या फिर उसको हमको जैसे सेंटेंस में जुमला बनाकर लिखना है। ये भी लिख सकते हैं आप, जब दो लोगों में झगड़ा हो जाता है तो कोई तीसरा बड़ा शख्स आकर, समझदार शख्स आकर दोनों के बीच में समझौता कराता है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, समझौता कराने का ताकतवर से लड़ने की बजाय समझौता कर लेना अक्लमंदी है। मुसल्लत होना, किसी के ऊपर मुसल्लत हो जाना, यानी कि किसी के ऊपर हावी हो जाना, जुल्म करना उसके ऊपर, ये भी हो सकता है। जैसे अंग्रेज़ हमारे मुल्क में ताजिर की हैसियत से आए और हुक्मरान की हैसियत से मुसल्लत हो गए, यानी इंडिया के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसी तरह बच्चों, अब तीसरा, हाथ तंगवाना। ये बाज़ार वाले अच्छे से जान सकते हैं, जो बाज़ार में जिसका घूमना फिरना ज़्यादा होता है या फिर लेन देन का मामला ज़्यादा है, जिनकी दुकानें, जिनका कारोबार बाज़ार के अंदर है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर ये जुमला समझ सकते हैं कि हाथ का तंग होना, यानी पैसों की कमी हो जाना। कि जो कारोबारी इंसान होता है वो पैसों की कमी होने पर ये कहता है कि भाई आज थोड़ा सा हाथ तंगे, कल पैसे ले लेना। ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाथ तंग होना, लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर लोगों के हाथ
तंग हो गए थे। क्यों हो गए थे? लॉकडाउन की वजह से काम कारोबार सब बंद थे और जितना पैसा था वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता खर्च हो गया था। इसलिए पैसों की कमी होने की वजह से ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि हाथ तंग हो गए थे। अब बच्चों आगे का आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप याद कर लेना। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि हौसैन के मुहावरों को उनसे मुताबिकत रखने वाले जुमलों के सामने लिखिए। यानी कुछ सेंटेंस हमको दिया वाले 4-5 जुमले हैं और उनके अंदर से जुमलों में कौन सा मुहावरा बिल्कुल परफेक्ट सूट होता है या बैठता है वो हमको लिखना है। डॉक्टर की दवा की पहली खुराक ही में पेट का दर्द गायब हो गया, यानी काफूर होना। बाज़ लोग अपने दुश्मन को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, यानी नीचा दिखाना। फजूल खर्ची का नतीजा ये निकला कि वो हज़ारों रुपए का मखरूज हो गया, यानी रंग लाना। बाज़ लोग दूसरों की तरक्की देखकर हसद के मारे बेचैन हो जाते हैं, यानी सीने पर सांप लौटना। छोटी मुन्नी ने एक के बाद दीगर सवालात करके बड़ी आपा को परेशान कर डाला, यानी खाफिया तंग कर दिया। ऐसा भी सवाल आ सकता है बच्चों। देखो, काफुर होना, नीचा दिखाना, रंग लाना, सीने पर सांप लौटना, खाफिया तंग होना। आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। अगला सवाल बच्चों, अब जैसे अलिफ के तहत मुहावरे और बे के तहत उनके मुहावरे और बे के तहत उनके मतालिब दिए गए, उनकी जोड़ियाँ लगाना है। जैसे हमको मैच द फॉलोइंग बॉक्स आते हैं, जोड़ियाँ लगाने के बॉक्सेस आते हैं। बस यहाँ पर 2 लाइन के अंदर हमको दिया हुआ है अलिफ और बे। अलिफ में मुहावरे हैं, बे में उनका मतलब है, बस उनके हमको जोड़ियाँ लगाना है। अलिफ 4 चांद लगाना, रोना रोना, हवा से बातें करना, तकिया करना, खिस्सा पाक करना। बे के अंदर उनके मायने हैं भरोसा करना, निहायत फुर्तीला होना, मामला ख़त्म होना, इज़्ज़त बढ़ाना, दुखड़ा बयान करना। बच्चों इस तरीके से हमको जोड़ियाँ लगाना। जैसे यहाँ पर हमारा 4 चांद लगाना, उसका इज़्ज़त बढ़ाना। दूसरा क्या है? रोना रोना, यानी दुखड़ा बयान करना। तीसरा हवा से बातें करना, निहायत फुर्तीला होना। तकिया करना यानी भरोसा करना। खिस्सा पाक करना यानी खिस्सा तमाम करना। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बच्चों, आसानी से आप इसको सीख सकते हो, समझ सकते हो। अब जैसे यहाँ पर खज़ेल के ख़त कशीदा अल्फाज की जगह हौसैन में से मुनासिब मुहावरे लिखिए। 4 मुहावरे दिए हुए हैं, 2 जुमले हैं। मैं और मेरा दोस्त एक जैसे मसले का शिकार है। मेरी छोटी नवासी जहाँ कोई खिलौना दिखती है बस उसे लेने की ज़िद करने लगती है। जो जुमले के ऊपर लाइन है, अंडरलाइन किया हुआ है, उस अंडरलाइन की जगह पर हमको मुहावरा लिखना है बच्चों। जैसे मैं और मेरा दोस्त एक ही नाव में सवार हैं, ये मुहावरा जुड़ गया। मेरी छोटी नवासी जहाँ कोई खिलौना देखती है बस उसे लेने की जिद करती है। जिद करने लगती है हटाकर हमको क्या करना है? लेने के लिए सर हो जाती है, यानी पीछे लग जाती है। ऐसे जुमले हमको जुमले के मुहावरे सेट करना है, लगाना है। अब कहावतें बच्चों, कहावतें क्या है? 100 सोनार की 1 लोहार की, अभी दिल्ली दूर है। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, गुड़ खाना गुलगुलों का परहेज करना। अब ऐसे ये कहावतें हमको दी हुई, उसके मतलब लिखना है। जैसे 100 सोनार की 1 लोहार का मतलब है कमज़ोर आदमी की 100 चोटें ज़बरदस्त आदमी की 1 चोट के बराबर नहीं हो सकती। अभी दिल्ली दूर है, यानी अभी ये काम करना बहुत ज़्यादा क्या है? दूर है। अभी मकसद पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, ये इसका क्या है बच्चों? मतलब है। किसी काम में इतनी सख्त शराइत लगाना कि उस काम का होना मुमकिन ना हो। मतलब ये कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका मतलब ये किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी काम के अंदर इतनी शराइत लगा देना, इतनी उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन आयद कर देना कि वो चीज़ मुमकिन से नामुमकिन हो जाए। गुड़ खाना गुलगुलों का परहेज करना, छोटी छोटी बुरी बातों से बचना और बड़ी बड़ी बुरी बातों को नज़रअंदाज करना। यानी कि छोटे छोटे गुनाहों से तो इंसान बच जाता है, लेकिन बड़े बड़े गुनाहों को इंसान आसानी से करता चला जाता है। जैसे बच्चों अब यहाँ पर कुछ कहावतें हैं। झेल के हर मतलब के लिए कोई एक कहावत लिखिए। गैरों को फ़ायदा पहुँचाना और अपनों को महरूम रखना। पूरा का पूरा ख़ानदान ख़राब है, अपनी औकात का अंदाज़ा होना। ऐसा शख्स जिसकी कदर कीमत ना हो, जिसमें ताकत हो उसी का कब्ज़ा। बुरा आदमी समझाने से नहीं मार खाकर ही मानता है। अब ये मतलब दिए हुए हमको उनके मुहावरे लिखना है। जैसे गैरों को फ़ायदा पहुंचाना और अपनों को महरूम रखना क्या है? चिराग तले अंधेरा। पूरा का पूरा ख़ानदान ख़राब है, उसका मतलब क्या लिखेंगे? आवे का हवा
बिगड़ा हुआ है, यानी उसका कहावत है आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अपनी औकात का अंदाज़ा होना, यानी अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। ऐसा शख्स जिसकी कदर कीमत ना हो, न तीन में न 13 में। जिसमें ताकत हो उसी का कब्जा हो, यानी जिसकी लाठी हो उसकी भैंस होती है बच्चों। बुरा आदमी समझाने से नहीं, मार खाकर ही मानता है। इसका मतलब यह है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलो आगे बढ़ेंगे हम। जैसे ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। दर्ज झेल कहावतों को मुकम्मल कीजिए। आसमान से गिरा, खजूर में अटका, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, घर की मुर्गी, दाल बराबर, नेकी कर, दरिया में डाल। ऐसे भी कहावतों के एग्जाम्पल यानी क्वेश्चंस हमको आ सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हमको देखना है बच्चों सनतें। दर्ज झेल अशार इस्तेमाल किए गए सनत का नाम लिखिए, यानी 4 अशार है हमारे पास, 4 अशार में से कौन सी सनतें इस्तेमाल की हुई है वो हमको लिखना है। मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत, यानी बच्चों अब इसके अंदर सनत तजाद इस्तेमाल किया गया है। सनत तजाद क्या है बच्चों? हार और जीत। तजाद हमने अभी देखा, मुतजाद लफ्ज़, ऐसा शेर जिनके अंदर 2 मुतजाद अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं उनको बोलते हैं हम सनत तजाद। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हार और जीत की बात हुई तो सनत तजाद हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पर हम देखेंगे। सनत की तारीफ, शेर में ऐसे 2 लफ्ज़ का इस्तेमाल करना जो मायने में एक दूसरे की ज़िद हो, उसे सनत तजाद कहते हैं। इस शेर में हार और जीत मुतजाद लफ्ज़ हैं। सनत का नाम सनत तजनीस ज़ायद या सनत तजनीस नाक़िस। ऐसा शेर जिनके अंदर 2 लफ्ज़ सेम तो होंगे, एक जैसे तो होंगे, लेकिन किसी लफ्ज़ के अंदर किसी चीज़ की कमी होगी तो किसी लफ्ज़ के अंदर किसी लफ्ज़ की ज़्यादती होगी। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो, चिराग तक हो गया है पानी जो, माहे वो माही में एक जा हर दो। अब ये माह और माही, माह में ई की कमी है और माही में ई की ज़्यादती है, तो बच्चों ये हुआ सनत तजनीस नाक़िस और सनत तजनीस ज़ायद। तजनीस नाक़िस ये हुआ और तजनीस ज़ायद माही हुआ। अब जैसे दिल से पहुँचती तो है आँखों में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। अब बच्चे ये तीसरा जो है सनत इस्तिआरा इसको बोलेंगे, यानी कि किसी को किसी चीज़ से एकदम परफेक्ट तशबीह दे देना। जैसे तशबीह का मतलब क्या होता है कि भाई किसी को किसी की खूबी या ख़राबी से कंपेयर करना। तशबीह और इस्तिआरे का मतलब डायरेक्टली कंपैरिजन करना, वो इस्तिआरा है कि भाई उस एकदम एग्जैक्ट वही बोल दिया हमने कि वो बच्चा शेर है, वो लड़का शेर है, तो ये क्या हो गई सनत इस्तिआरा हो गया। फिर वो लड़का शेर की तरह बहादुर है, ये क्या है सनत तशबीह है कि हमने उसकी शेर की तरह क्या की, तशबीह की, शेर से उसको कंपेयर किया। सनत तलमी बच्चों, ऐसा शेर जिसके अंदर किसी तारीख़ी वाक़ये का, किसी मजहबी वाक़ये का इस्तेमाल किया गया हो, लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो, उसको हम बोलेंगे सनत तलमी। शेर में किसी तारीख़ी मजहबी वाक़ये की तरफ इशारा करने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो उसे सनत तलमी कहते हैं। इस शेर में सीता जी की असीरी की तरफ इशारा किया गया है। बच्चों देखो, असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पासबां थे। हाँ चलो आगे बढ़ते। सनत मुबालगा और सनत तस्बिया। सनत मुबालगा क्या होता है बच्चों? ऐसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल देना। जो चीज़ नामुमकिन है उसको इतना बड़ा चढ़ाकर बोल देना कि वो चीज़ नामुमकिन हो। शेर में जब ऐसी कोई बात कही जाए जिसका वाक़े होना मुमकिन ना हो तो उसे सनत मुबालगा कहते हैं। है इस कदर ज़ईफ़ के उड़ जाए बाहों से, मैखी के अगर इसके थान के हुए ना इस्तवार। मिसाल है बच्चों, सनत मुबालगा की मिसाल है। सनत तशबिया, शेर में जब एक शय को किसी मुश्तरका खूबी या ख़राबी की वजह से दूसरी शय के मानिंद कहा जाए तो उसे तशबिया कहते हैं। अब्र की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदा गरां लेकर, यानी कि हम जिधर जाएंगे बादल की तरह हम माहौल को बदलते हुए चले जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। ये होता है बच्चों सनत तशबिया, यानी खुद को उन्होंने क्या कर रहे, तशबीह दे रहे किससे? अबर से। असनाफ़ सुखन बच्चों, अब असनाफ़ क्या होते हैं? वो नज़म जिसमें किसी बादशाह, अमीर, वज़ीर या मशहूर शख्स या शय की तारीफ़ बयान की जाए उसे कसीदा कहते हैं। वो नज़म जिसमें हुज़ूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे नात कलाम कहते हैं, नातिया पाक कहते हैं। वह नज़म जिसमें करबला के वाक़ियात बयान किए जाएँ उसे करबलाई मरसिया कहते हैं या करबलाई वाक़ियात कहते हैं, करबलाई नज़म कहते हैं। वो बयान या सनफ़ जिसमें सफ़र के हालात नए ख़तों के मामूलात दर्ज होती है उसे हम सफ़रनामा कहते हैं। वह नज़म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर होंगे मगर उसमें ख़ाफिया इस्तेमाल न किए गए होंगे उसे कहते हैं मरई नज़म। अब बच्चों देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये सवाल है, ये उसके जवाब हैं। अब हम ख़ाफिया क्या होता है, हम ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ सेम सेम हो, जैसे अगर मगर, ये दोनों लफ्ज़ कैसे है जिनकी आवाज़ क्या है, सेम सेम है। जैसे इंग्लिश के अंदर क्या होता है, लाइक माइक, दोनों की आवाज़ क्या है, सेम है। जुमले अलग, वो लफ्ज़ अलग अलग है लेकिन दोनों की आवाज़ कैसी आ रही बच्चों, सेम सेम। लाइट माइट, दोनों की आवाज़ कैसी है, सेम सेम। इसको बोलते हैं हम ख़ाफिया अल्फाज। चलो आगे बढ़ेंगे। हुर्फ़ जार, तरकीब इजाफ़ी, वावियत। हुर्फ़ जार क्या होता है बच्चे देखो, हुर्फ़ जार सारी खजूरें अपने सहाबा को खिला दी। उन्होंने एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद बनाई। वो जंग की हिकमत अमली से खूब वाकिफ़ थे। इसके अंदर को ने, अल्लाह के ने, वो जंग की से यानी का की के ने को से, ये सारे लफ्ज़ जो आएंगे होंगे हुर्फ़ जार। जैसे जवाब में देखो, उसको क्या करना है, बस हमको अंडरलाइन करना है। हुर्फ़ जार को ख़त कशीदा कीजिए, उसके नीचे लाइन हमको लिखना है। सारी खजूरें अपने साहबों को खिला दी। को हमने अंडरलाइन कर दिया, ने को अंडरलाइन कर दिया, ने को अंडरलाइन कर दिया, मैं को अंडरलाइन कर दिया, की को अंडरलाइन कर दिया और से को अंडरलाइन कर दिया। ये सारे उसके जवाब हुए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पढ़ने में आसानी हो। ये हुर्फ़ जार की मिसाल हुई बच्चों। अब हुर्फ़ जार के बाद इजाफ़ी तरकीब के बारे में हम लिखेंगे। इजाफ़ी तरकीब क्या है कि हमको जो मज़मून है यानी जो इसम नज़र आ रहा है वो हमको लिखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद बनाई, यानी कि जो हमारा मज़मून होगा, जो इसम होगा, उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। मज़ामीन के मसूदात को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पर तालीम के मौजू को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर किसी सिला वस्ताइश के तलबगार ना हो तो किसी सिला वस्ताइश को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। समझ में आया। चलो अब वावियत क्या है, ऐसे लफ्ज़ जिनके दरमियान में वाव का इस्तेमाल होता है, जैसे शब व रोज़, रंज व गम, खैर व बरकत, मर्द व जन। अब यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए वाले हैं, उनके बीच में हमको वाव लगाना है। जैसे ईसार खुलूस है तो ईसार व खुलूस हो जाएगा। जाह जलाल है तो जाह व जलाल हो जाएगा। अमीर गरीब है तो अमीर व गरीब हो जाएगा। बुर्ग बार है तो बुर्ग व बार हो जाएगा। चलो समझ में आएगा बच्चों। चलो एक और चीज़ है, सामान्य सफ़र जैसी 4 तरकीब लफ्ज़ी लिखिए, यानी दर्ज सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। इसको बोलते हैं बच्चों ज़ेर इजाफ़त। ऐसे लफ्ज़ जिनके अंदर ज़ेर का इजाफ़ा होता है, जैसे सज़ाए मौत, एक के नीचे क्या आ जाएगा, ज़ेर आ जाएगा। तहरीक आज़ादी, दुआए मग़फ़िरत, मद्द मुक़ाबिल, ज़माने हाल, गुबार खातिर। ऐसे लफ्ज़ जिनके अंदर ज़ेर का इस्तेमाल किया जा रहा हो वो है ज़ेर इजाफ़त। मज़ाफ़ और मज़ाफ़िले बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है। पहला नाम और उसके बाद का दूसरा लफ्ज़, एक लफ्ज़ पहला नाम देखेंगे, उसके बाद का एक लफ्ज़ छोड़ेंगे, उसके बाद जो दूसरा नाम होगा वो मज़ाफ़िले होगा और जो पहले वाला होगा वो मज़ाफ़ होगा। जैसे उन्होंने बच्चों के अदब, बच्चों होगा मज़ाफ़ और अदब होगा मज़ाफ़िले। हमें बाबा जी का भोला, बाबा जी एक नाम है, भोला एक नाम है, तो बाबा जी होगा मज़ाफ़िले और भोला होगा मज़ाफ़। जैसे यहाँ पर देखो, भोला होगा मज़ाफ़, बाबा जी हो गए मज़ाफ़िले। अब जैसे यहाँ पर शामियाने में मगरिब के बाद मुसलमानों, ये एक नाम हो गया तो वो मुसलमानों मतलब मज़ाफ़िले हो गया और जलसा मज़ाफ़ हो गया। इसके आगे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर ये 5 सवाल हैं और उनके ये 5 जवाब हैं। चलो ले लिए क्या, आगे बढ़ेंगे। फ़िक्रे के लिए लफ्ज़, लफ्ज़ के लिए फ़िक्रा 1 नंबर के लिए आता है बच्चों। बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके अंदर देखो, शेर कहने वाला शायर, तसनीफ़ करने वाला मुसन्निफ़, तांबे या पीतल की तश्त थाल, दूर तक पत्थर फेंकने का एक आला यानी गुलेर, मुंजनिक जिसको कहते हैं, जिस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की उसको गज़वा कहते हैं, आग को पूजने वाले मजूसी, आतिश परस्त जिसको बोलेंगे,
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। आगे बढ़ेंगे। अफसाना निगार यानी अफसाना लिखने वाला, शहरी यानी शहर में रहने वाला, मुर्तजिम यानी तर्जुमा करने वाला, मुरत्तिब यानी तरतीब देने वाला, मोहसिन यानी एहसान करने वाला। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये जो जैसे सवाल है, दर्ज झेल अंग्रेज़ी अल्फाज के उर्दू अल्फाज यानी वर्ड के मायने हमको लिखना है सिर्फ। जैसे प्राइमरी का इब्तिदाई, साइन बोर्ड का नाम की तख्ती। अब ये जैसे इंग्लिश वर्ड अलग अलग है, हमको क्वेश्चन के अंदर भी अलग अलग पूछे जा सकते हैं, बस उसके हमको मायने लिखना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब जैसे यहाँ पर दर्ज झेल अल्फाज में से हिंदी और अंग्रेज़ी अल्फाज अलग अलग कीजिए। मन, प्रेस, कॉलेज, स्वदेशी, स्टोर, गीत, स्टाफ, बाइकॉट, बंटवारा, धन, जेल, सूरमा, कमेटी। इनमें से हिंदी अल्फाज अलग करने हैं। यहाँ पर हमने हिंदी अल्फाज लिख दिए और यहाँ पर अंग्रेज़ी अल्फाज। मन, स्वदेशी, गीत, बंटवारा, धन, सूरमा, ये हो गए हिंदी लफ्ज़। अब जो अंग्रेज़ी लफ्ज़ है प्रेस, कॉलेज, स्टोर, स्टाफ, बाइकॉट, जेल और कमेटी, ये सारे के सारे अंग्रेज़ी लफ्ज़। अल्फाज का हमसूत अल्फाज लिखिए। हमसूत अल्फाज यानी ऐसे लफ्ज़ जिनके आवाज़ सेम हो, जिनकी क्या हो, आवाज़ सेम हो। जैसे खाजी का राजी, करम का नरम, जफ़ा का वफ़ा, जबर का खदर, साथ का हाथ, वालिद का माजिद। अब दर्ज झेल बोली के लिए अदबी लफ्ज़ लिखिए। अखियाँ, एकिच, मोरा, मुंडी, खिस्सा। अब ये अपनी लैंग्वेज है बच्चों, इसको अच्छी उर्दू के अंदर लिखना है हमको। अखियाँ का आँखें, एकिच यानी एक ही, मुंडी यानी मोरा यानी मेरा, मुंडी यानी सर, खिस्सा यानी जेब जिसको हम बोलते हैं। दर्ज झेल के मुतजाद, हमने फिर यहाँ पर मुतजाद की बात आई। मुतजाद यानी ऐसे लफ्ज़ जो अपोजिट वर्ड्स हों, जिनकी ज़िद हो। जैसे सुबह का शाम, दिन का रात, इज़्ज़त का ज़िल्लत, हक़ का नाहक़, शब का क्या होगा बच्चों, आप बोलो, कमेंट कीजिए। चौथा आसान का मुश्किल, पांचवा सच का झूठ। अब यहाँ पर हर ग्रोह से गैर मुतालिक लफ्ज़ अलग कीजिए। छड़ी, कांटा, प्लेट, चटाई। छड़ी, कांटा, प्लेट, चटाई। अब ये इनके अंदर से गैर मुतालिक लफ्ज़ हमको क्या करना है, अलग करना है। दरख्त, पौधे, हवा, शाख। वाहिद की जमा। अब यहाँ पर देखो, दरख्त, पौधे, हवा, शाख। दरख्त, पौधे और शाख तीनों एक जैसे हैं, हवा अलग है तो इसको अलग कर देंगे। छुरी, कांटा, प्लेट, चटाई। अब ये छुरी, कांटा, प्लेट एक ही उसके है तो चटाई हम अलग कर देंगे। वाहिद की जमा और जमा का वाहिद। तस्वीर का तस्वीर। खाफिए का क्या हो जाएगा बच्चों, खाफिए का खवाफी। शायर का शोरा। तुफल का अतफाल। कैफियत का कैफियत। हकीकत का हकाइक। मुसन्निफ का मुसन्निफीन। मुंतजिम का मुंतजिमीन। हम मायने अल्फाज यानी मशहूर का नामवर, मुस्तजाद, शायद, फ़ायदेमंद का मुफीद, मददगार का मुआविन। अब देखो इबादत है। दर्ज झेल लफ्ज़ के हुरूफ से दो बामायने लफ्ज़ बनाइए। इबादत है। अब इबादत के अंदर से अलग अलग हम लफ्ज़ हमको लिखना है। इबादत के अंदर क्या क्या हो सकता है बच्चों, बेलिबा डालते नहीं होता बात, बेलिबा थे बात। अलिफ बा, अब्बा होगा क्या, नहीं होगा। ऐन बा अलिफ दाल ता। तो इसके अंदर से हमको दो, कम से कम दो हम मायने अल्फाज बनाकर लिखना है। बा ऐन दाल बाद हो गया दो। दर्ज झेल अल्फाज के दो हम मायने लफ्ज़ लिखिए। आब, खाक। अब ये आब का पानी हो जाएगा, खाक का राख हो जाएगा। झेल के अल्फाज पर मुनासिब एराब लगाकर दो मायने वाले अल्फाज लिखें। मुल्क, दल। अब मुल्क का बच्चों क्या होगा, अब ये मुल्क का हम पेश लगाएंगे तो मुल्क हो जाएगा यानी देश। जैसे यहाँ पर देखो, आब का पानी, चमक, खाक का मिट्टी, अराक। मुल्क का क्या होगा, देश। मलक हम करेंगे तो फरिश्ता हो जाएगा। दल का दिल है तो उसको दल करें तो ग्रोह यानी झुंड, और दिल करेंगे तो खल्ब होगा। हुसैन के अल्फाज की मदद से मुरक्कब अल्फाज की मदद कीजिए। पहचान, गाड़ी, चीत, धूप। बैल, गाड़ी, दौड़, धूप, जान, पहचान, बात, चीत। बस कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है बच्चों, बस ऐसी ही चीज़ें। आपका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी ज़िद लिखना है,
इसकी वाहिद जमा लिखना है। इसमें से झेल के ग्रोह में सही इमला पहचानिए, जैसे दस्तरखान, 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 इस्तिकामत, 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 इस्तिकामत। इसमें से सही लफ्ज़ चुनकर हमको लिखना है। जैसे यहाँ पर ये दस्तरखान सही है, ये इस्तिकामत सही है, ये सीमेंट सही है, और मामूली यानी ये वाला मामूली सही है। अब सही इमला लिखे। घोड़ा नहीं होता, घोड़ा लिखेंगे। शहर, शहर नहीं आता, शहर आता, स्वाद से आता। खसीदा, खसीदा भी स्वाद आता, सीन नहीं आता यहाँ पर। चाबुक, चाबुक में वाव नहीं आता, चीम अलिफ चा, बे का बुक, बे के ऊपर पेश आता, चाबुक। चलो इसके आगे देखेंगे बच्चों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। साबिक़ा और लाहिक़ा। साबिक़ा क्या है बच्चों? किसी भी चीज़ के आगे लफ्ज़ लगाना, और लाहिक़ा किसी चीज़ से पहले लफ्ज़ लगाना। जैसे यहाँ पर साबिक़ा बे है, बे अदब, बेजान, बेशरम, बेअसर। हम चीज़ बे के बाद में लफ्ज़ लगा रहे तो वो साबिक़ा। लाहिक़ा दार है तो दार के पहले लफ्ज़ लगाएंगे। इज़्ज़तदार, मालदार, दमदार, अयालदार। लफ्ज़ के पहले लफ्ज़ लगाना लाहिक़ा, लफ्ज़ के बाद में लफ्ज़ लगाना साबिक़ा। लाहिक़ा नाक, खौफनाक, ख़तरनाक, नामनाक, नमनाक, हैबतनाक। साबिक़ा क्या है? खुश, खुश दिल, खुश मिजाज, खुश खुराक। ये चीज़ें साबिक़ा और लाहिक़ा के अंदर आती। लाजवाल, बाजीगर, घड़ी साज, दौलत खाना। ऐसे कुछ जुमले हमको दिए जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमारा आखिरी जो सेक्शन है इतलाक़ी तहरीर, इतलाक़ी तहरीर वाला, जो राइटिंग स्किल भी कहलाती है। इसके अंदर से बच्चों बहुत आसान सी चीज़ें हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर तहरीर किरदा ऐलान के बगौर पढ़िए और उसके नुकात की मदद से कोई एक लिखिए। यानी हमारे पास ये एक सवाल है और दूसरा एक सवाल है, 2 सवाल होंगे। इसको हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर बच्चों। 1 मिनट। क़वायद हो गए, हमने देख लिए। तहरीर, इतलाक़ी तहरीर क्या होता है? अब इतलाक़ी तहरीर के अंदर बच्चों कुल नंबरात हमको 24 हैं, जिनमें से हमको कोई एक सवाल करना है। 6 नंबर के लिए 2 सवाल दिए गए। दर्ज इश्तिहार की मदद से रस्म ख़त या गैर रस्म ख़त हमको लिखना है। दूसरा, हमको दर्ज इख्तिबास का बग़ौर मुताला करके ख़ुलासा करना है। अब जितना इख्तिबास दिया, मेरी पर्सनल राय, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इख्तिबास का ख़ुलासा कीजिए। बहुत ज़्यादा आसान है, सारा इख्तिबास पढ़ो और उसको अपने हिसाब से छोटा करके लिखो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। एक पैराग्राफ लिखो, छोटा सा 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ हमको लिखना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 6 नंबर के लिए आसान सी चीज़ है। अगला जो सवाल है बच्चों, दर्ज इल्म में से कोई 2 सरगर्मियाँ 50 से 60 अल्फाज में मुकम्मल कीजिए। पहला है इश्तिहार तैयार करना, दूसरा है ख़बर तैयार करना, तीसरा है कहानी तैयार करना। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है बच्चों। इश्तिहार तैयार करना यानी पॉम्पलेट जो हमारे पास मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर, स्कूलों पर, ट्यूशन्स पर पॉम्पलेट बंटते हैं, उसी तरह का हमको पॉम्पलेट बनाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक बताता हूँ। जैसे ये बच्चों, ये रस्मी ख़त, गैर रस्मी ख़त है, इस तरीके से हमको लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका ये गैर रस्मी ख़त, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको फॉर्मेट पता चले। खुलासा नवीसी बच्चों, आप खुलासा नवीसी देखो, यहाँ से शुरू हुआ, उम्र के साथ साथ तजुर्बात बढ़ते हैं, इतना बड़ा यहाँ पर ख़त्म हो रहा। बस इसका हमको इतना छोटा सा जवाब लिखना है। 6 नंबर मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब इश्तिहार नवीसी जो मैं आपको बता रहा था, इस तरीके का पॉम्पलेट, इस तरीके का इश्तिहार हमको बनाना है। बस क्वेश्चन के अंदर, सवाल के अंदर जो गिवन पॉइंट्स हमको दे रहा, जो चीज़ें हमको दे रहा, उन पॉइंट्स की मदद से ही हमको क्या बनाना है, इश्तिहार बनाना है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बच्चों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक है, सवाल के साथ ले लो, ये सवाल, ये स्क्रीनशॉट,
ये सवाल, ये उसका इश्तिहार, ये सवाल और ये उसका इश्तिहार। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये इंग्लिश स्पीकिंग, अंग्रेज़ी बोलना सीखिए। क्लास का नाम, पता, वक्त, ग्रुप। क्लास का नाम नहीं दिया, अपने दिल से डालो, कुछ भी, कोई मसला नहीं है। एड्रेस नहीं दिया, अपने दिल से डालो एड्रेस। मोबाइल नंबर नहीं दिया, अपने दिल से मोबाइल नंबर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। अब खबर, मुंबई में मूसलाधार बारिश होने की वजह से मुसलसिल 2 दिनों तक मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही थी। मुसलसिल 2 दिनों तक बारिश होने की वजह से तेज़ी से हवाएं चलने लगी। कुरला से साइन तक रेल की पटरियां ज़ेर आब हो गई। अब इसको अपने दिल से, इतना जो हमको गिवन पॉइंट दिए वाले उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अपने दिल से भी ऐड करो, मिर्ची मसाला लगाओ और ख़बर बना दो, कोई मसला नहीं। खबर नहीं आ रही तो यहाँ पर कहानी बना दो। कहानी बनाना तो हर किसी ना किसी को आता है, बहाना जिस तरीके से बनाते हैं कहानियाँ भी बना दो। कहानियाँ जिस तरीके से बताने, एक झूठ बचाने के लिए जो दूसरे हम 100 झूठ बोल के कहानी बना देते हैं, उसी तरीके से हमको ये कहानी बनाना है, कोई मसला नहीं है। ये हमको जो पॉइंट दिए वाले हैं उनके अंदर से ही हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करके कहानी तैयार कर देना है। फिर आखिर में बच्चों, दर्ज झेल में से कोई एक उन्वान पर 100 था 120 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून तहरीर कीजिए। कौमी यकजहती की ज़रूरत और अहमियत, किताब की आप भी थी, उफ़ ये मेरे हमसाए। अभी 3 मजमून आपके सामने हैं, तीनों के ऊपर से आप किसी एक के ऊपर भी कोई ना कोई, किसी एक उन्वान पर भी आप मजमून लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। 100 से 120 लफ्ज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 1 से 1.5 पेज के अंदर हो जाएगा। अब बस इसके अंदर आपको करना क्या है कि जिस मजमून के ऊपर हमको बोला गया है, जैसे यहाँ पर क्या है, कौमी यकजहती, यानी कौम के बारे में हमको बताना है, उनकी यकजहती के बारे में बताना है। किताब की आप भी थी, किताब के बारे में बताना है। उफ़ ये मेरे हमसाए, यानी कि हमारे हमसाए, हमारे पड़ोसियों के बारे में बताना है। पड़ोसी अच्छे रहते हैं, बुरे रहते हैं, उनके फ़ायदे, उनके नुकसानात अपने दिल से बताओ। या फिर आप अपने जो हमसाए हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उनके ऊपर लिख डालो, कोई मसला नहीं। बच्चों इस तरीके से हमको कुछ पेपर करना है, तो ये हमारे 64 नंबर पूरे क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको छोड़कर आना नहीं है, कुछ ना कुछ लिख कर आना है। कुछ भी लिख कर आओ, लेकिन लिख कर आओ। तो इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है बच्चों, कोई भी चीज़ समझ में नहीं है, आपको समझना है, आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कीजिए। मैं आपको वो चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मोहम्मद आबिद 01। आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किन चीज़ों के बारे में और दूसरी चीज़ें चाहिए या फिर किन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो। आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह वो चीज़ें बता दूँगा। अब मिलते हैं अगले, आपका जो पेपर है अगला वाला मराठी का, उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस आपके सामने आपको जल्दी से मिल जाएं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारे 64 मार्क कंप्लीट। और लर्न विद आबिद सर, इसको मत भूलिए, इसका सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाकर जाइए। हम इसी के साथ कल मिलेंगे।